Okay, thank you, Pratham. So, today we will discuss mechanics of non-rigid body, right? uh, इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी वाला चैप्टर जो हम लोग 12th में पढ़ा करते थे, 11th में परहैप्स 11th में, राइट? तो मैकेनिक्स ऑफ नॉन रिजिड बॉडी का मतलब होता है जिस पे आप बाहर से फोर्स लगाएं, है ना, तो जो बॉडी के पार्टिकल्स हो वो थोड़े डिस्प्लेस्ड हो जाएं, तब उसको कहते हैं नॉन रिजिड बॉडी। एनीवे, तो हम लोग किसकी बात करेंगे? इलास्टिसिटी की, ठीक है। सबसे पहले इलास्टिसिटी क्या होता है? आंसर: द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच it tends to regain its original shape and size after the removal of deforming force is called elasticity. बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं, बॉडी के मटेरियल की प्रॉपर्टी, राइट? सो इलास्टिसिटी बॉडी के मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के कारण बॉडी पर से जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेते हैं तो वह बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करती है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल, लोहे का एक तार ले लेते हैं, तार पे कोई वेट लटका देते हैं, जैसे ये वाला फिगर है ना, ठीक है। अब जब आप तार की ओरिजिनल लेंथ कितनी है L और आपने उस पर कितना वेट लटका दिया M, यानी mg फोर्स लगा दिया, तो तार की लंबाई में वृद्धि हो गई, कितनी? डेल्टा L। अब जब हम इस mg जो फोर्स मैंने लगाया है, जिसको डिफॉर्मिंग फोर्स भी कह सकते हैं, जब ये फोर्स हटा लेंगे तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल लेंथ को रीगेन करेगा, ठीक। इसी प्रॉपर्टी को, बॉडी के मटेरियल के इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी, राइट? ओके। वैसे जो पूरा का पूरा 100% रिगेन कर ले तब तो उसको परफेक्टली इलास्टिक कहेंगे। बिहेवियर में वो पॉसिबल नहीं होता, बट ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक की बात की जाती है। वैसे आइवरी बॉल जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। और जो बिल्कुल रीगेन ना करे, जिसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हो ही ना, तो उसको प्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिक। एनीवे, इलास्टिसिटी को समझने के लिए पहले दो चीज़ हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए, एक स्ट्रेस और दूसरा क्या? स्ट्रेन। स्ट्रेस और क्या? स्ट्रेन। अब स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है? आप बोर्ड पे देखिए, स्ट्रेस का ये फार्मूला, स्ट्रेस मतलब प्रेशर होता है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। रिमेंबर दैट स्ट्रेस इज इंटरनल प्रेशर। फोर्स को स्ट्रेस नहीं कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहते हैं। जैसे इस फिगर में देखो, मैंने कितना फोर्स लगाया? F फोर्स इस वायर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A। तो जब मैं बाहर से F फोर्स लगाऊंगा तो अंदर भी एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है। रीस्टोरिंग का मतलब जो उसे वापस ले जाएगा, ठीक है। तो दैट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। वंस अगेन आई रिपीट, स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट मीन्स स्ट्रेस इज इंटरनल प्रेशर, ठीक है। सो टेल मी व्हाट इज स्ट्रेस? द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। जैसे देखो, ये वाला स्ट्रेस, ये वाला स्ट्रेस और ये वाला स्ट्रेस, देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस, राइट? पहला लीनियर और टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरे को कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस और तीसरे को कहते हैं शियरिंग स्ट्रेस।
बट स्ट्रेस मतलब इंटरनल प्रेशर, स्ट्रेस मतलब फोर्स नहीं, स्ट्रेस का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जरा बताइए, तो लीनियर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात कब होगी? जब आप एक वायर ले लें और उस पर फोर्स लगाएं तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर स्ट्रेस। दूसरा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस। जैसे ये गैस है ना, तो गैस का जो प्रेशर होगा, प्रेशर सीधे सीधे किसका काम करेगा? स्ट्रेस का। उसी प्रेशर के कारण ना ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो चेंज इन वॉल्यूम होगा, ठीक है। एनीवे, तो यहाँ पे जो गैस का प्रेशर होगा वही क्या कहलाएगा? नॉर्मल स्ट्रेस। और तीसरा ये वाला केस आप देख लीजिए। इस वाले केस का मतलब ये है कि आप कोई बॉडी ऐसे ले लीजिए, राइट, और उस बॉडी पे इस तरीके से जब आप फोर्स लगाएंगे, टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, तब भी तो उसमें चेंज होगा ना। मैंने फिगर बनाया है, तो अगर ये एरिया ए है और आपने टेंजेंशियल फोर्स एफ लगाया तो एफ बाई ए को हम लोग कहते हैं कौन सा स्ट्रेस? शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो इलास्टिसिटी डिस्कस करने के लिए पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, एक स्ट्रेस और दूसरा क्या? स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हम समझ गए, फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं। बेसिकली ये प्रेशर होता है, ठीक, और 3 टाइप्स का होता है, ठीक। अब दूसरी चीज क्या डिस्कस करनी है? स्ट्रेन। दूसरी चीज किसके बारे में बात करें? स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब ये होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं भाई? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अब बटे में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इस तार की ओरिजिनल लंबाई कितनी है? L, और इसमें कितना चेंज हुआ इसकी लंबाई में? डेल्टा L। तो बोलेंगे डेल्टा L अपान L को हम लोग कहेंगे लीनियर और टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। शुरू में इसका वैल्यूम, ओरिजिनल वैल्यूम कितना है? V, और इस प्रेशर P के कारण, स्ट्रेस के कारण वैल्यूम में कितना चेंज हो गया? डेल्टा V। तो डेल्टा V अपान V को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम में चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और उसी तरीके से ये जो एंगल फाई है, यहाँ से यहाँ चेंज हुआ ना, तो बोलते हैं जो फाई होता है, जिसको tan फाई से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शियरिंग स्ट्रेन। क्या बोला जाता है? शियरिंग स्ट्रेन। तो बताइए स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ? कितना चेंज हुआ ऊपर लिख दीजिए और ओरिजिनल से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो इसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? दैट रेशियो इज कॉल्ड स्ट्रेन। इसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेन। इसीलिए स्ट्रेन को ऐसे डिफाइन किया जाता है, फ्रैक्शनल चेंज इन ए बॉडी कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज स्ट्रेन, है ना। बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में जो फ्रैक्शनल चेंज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये लीनियर स्ट्रेन हो गया। चेंज इन वैल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यूम, तो ये वैल्यूम स्ट्रेन हो गया। और ये जो फाई है इसको हम लोग क्या कहते हैं? शियरिंग स्ट्रेन। तो आप मुझे बताइए, दो चीज़ें हो गई, स्ट्रेस हो गया और क्या हो गया? स्ट्रेन हो गया। अब इसके बाद हुक्स लॉ। कौन सा लॉ? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? विदिन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे कहते हैं ना, किसी तार पे आप वेट लटकाते चले जाओगे, ठीक है, तो उसके लेंथ में इंक्रीज जरूर होगा, और वेट हटा दोगे तो वो अपने ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर लेगा, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी के कारण ऐसा कर पा रहा है? इलास्टिसिटी। लेकिन इलास्टिसिटी की लिमिट होती है, बहुत ज़्यादा वेट आप लटका देंगे और फिर उसके बाद आप वेट हटाएंगे तो अपने पुराने लेंथ को रीगेन नहीं करेगा। तो हम ये कहेंगे कि इलास्टिसिटी की लिमिट होती है, बहुत ज़्यादा आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा देंगे तो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। इसीलिए एक लाइन हमेशा यूज करूँगा, विदिन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। जितनी भी बातें होंगी वो मटेरियल की इलास्टिसिटी के लिमिट के अंदर होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग विदिन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो सुनिए हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ क्या कहता है? विदिन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्ट्रेन के। जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतना ज़्यादा स्ट्रेन, जितना ज़्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया उतना ज़्यादा फ्रैक्शनल चेंज। तो अब बताओ, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट चाहिए ना, ठीक। यही जो कांस्टेंट होता है इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी, इसी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और बताइए फॉर्मूला क्या बना? स्ट्रेस अपॉन कितना? स्ट्रेन। बताइए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला बना? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अच्छा बताओ, स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं, क्योंकि लंबाई में वृद्धि बटे में प्रारंभिक लंबाई कट गया। वॉल्यूम में चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो यूनिट होता ही नहीं। तो स्ट्रेन की जब कोई यूनिट नहीं होती तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो यूनिट होती है वो स्ट्रेस के क्या होता है? इक्वल्स। ओके, तो बताओ हुक्स लॉ क्या कहता है? विदिन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू लगा दिया, ये जो कांस्टेंट ई है इसी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड वी गॉट ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब मुझे बताना, जैसे 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस वैसे ही 3 टाइप ऑफ स्ट्रेन, और एकदम उसी तरीके से 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या क्या नाम उनके रहेंगे? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, कौन कौन से? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब जैसे हमसे कोई कहे कि यंग्स मॉडुलस समझाइए, तो ये वाला फिगर देखिए। क्यों? क्योंकि पहला वाला स्ट्रेस, पहला वाला स्ट्रेन उसी से वाई डिफाइन हो गया। तो बताइए यंग्स मॉडुलस की डिफिनीशन क्या होगी? ऊपर लिखना पड़ेगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, क्यों, और नीचे लिखना पड़ेगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो हमसे कोई पूछे क्या डिफिनीशन होती है यंग्स मॉडुलस की? विदिन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ longitudinal stress to longitudinal strain is called y, है ना। तो जरा बताओ तो बल्क मॉडुलस की क्या डिफिनीशन होगी? तो नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन, किसका किसका रेशियो होगा? बोलो। नॉर्मल स्ट्रेस है ना, डिवाइडेड बाई कितना? वॉल्यूम स्ट्रेन। और उसी तरीके से ईटा बताओ क्या होना चाहिए? शियरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाई शियरिंग स्ट्रेन। डिफिनीशन आप किसी की बोलिए, जैसे बी की बोलनी है तो आप कहिए विदिन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। ठीक है, और डिटेल में डिस्कशन करना है तो आप इस फिगर को देखिए और सोच के बताइए जरा y बराबर क्या होगा? y बराबर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना होगा? तो फोर्स कितना है? mg। तो mg a की वैल्यू कितनी हो गई? पाई आर स्क्वायर, और इधर स्ट्रेन कितना हो गया? डेल्टा एल अपॉन एल। आप इसको यूज कर लीजिए, y के बारे में सोचते रहिए। वैसे इस फिगर से सोचिए b इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? b इज इक्वल टू स्ट्रेस सीधे सीधे प्रेशर के बराबर हो गया, और चेंज इन वैल्यूम डेल्टा v अपॉन v हो गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए b के बारे में। सिमिलरली किसके बारे में आप लिख सकते हैं? ईटा के बारे में लिख सकते हैं, राइट। तो आप मुझे बताइए, हम लोग इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और इलास्टिसिटी में हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया आप मुझे बताइए। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच it regain its original shape and size after the removal of deforming force. Then stress, restoring force per unit area, 3 types: longitudinal, normal और shearing stress. Then stress, fractional change in the configuration of the body is called strain. Formula क्या होता है? Change in configuration divided by original configuration. स्ट्रेन आर आल्सो ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से? वही लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और क्या? शियरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। उसके बाद हुक्स लॉ, विदिन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
अब कांस्टेंट अगर आप ई ले लें तो ई का फॉर्मूला याद रखें, स्ट्रेस बटे में स्ट्रेन। तो जैसे स्ट्रेस 3 तरीके का होता है, स्ट्रेन भी 3 तरीके का होता है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप्स का होता है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। वाई वाला पहले से कर लीजिए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बटे में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, बी बराबर नॉर्मल स्ट्रेस बटे में वॉल्यूम स्ट्रेस स्ट्रेन, और ईटा बराबर शियरिंग स्ट्रेस बटे में शियरिंग स्ट्रेन। यहाँ तक मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं पॉइसन्स रेशियो। क्या कहा जाता है? पॉइसन्स रेशियो। मेरी बात समझिएगा, बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं पॉइसन्स रेशियो। सी सिंपल ही चीज़ है, बट आप चीज़ों को समझेंगे तो बड़े आराम से कर पाएंगे। बताइएगा, पॉइसन्स रेशियो के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। सी जैसे ये एक सिलेंडर है, यह सिलेंड्रिकल वायर है जो आप समझना चाहें। ये रहा सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है, दिस इज सिलेंड्रिकल वायर। बताओ भी इसकी लेंथ कितनी है? एल है, और इसका डायामीटर कितना है? से डी है, ठीक है सर। अब मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा देता हूँ दोनों तरफ। कितना फोर्स लगा देता हूँ? एफ। और जब मैं फोर्स लगा देता हूँ तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है, समझिएगा। देखिएगा, इतना इधर और इतने इधर मैंने बढ़ा दिया, है। अब बताओ लंबाई बढ़ के कितनी हो गई? एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। तो जब वायर की लंबाई बढ़ेगी तो डायमीटर कम हो जाएगा और घट के कितना होगा? डी माइनस डेल्टा डी, ऐसे, ठीक। अब आप मुझे बताइएगा, एक चीज होता है स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब कितना परिवर्तन हुआ, ऊपर लिख दीजिए और ओरिजिनल से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ एक चीज देखिएगा, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया है उस डायरेक्शन में जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो दो स्ट्रेन है, ये क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो बताओ भाई, बल की दिशा में फोर्स के डायरेक्शन में क्या परिवर्तन हुआ? लंबाई में वृद्धि, ये, और ओरिजिनल लंबाई ये हो गई, ठीक। और एक होता है लैटरल स्ट्रेन, मतलब जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, लैटरल मतलब उसके परपेंडिकुलर। तो बताओ, इस डायरेक्शन में वृद्धि हुई और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कमी हो जाएगी, मतलब एक में एक्सपेंशन तो एक में क्या? कॉन्ट्रैक्शन। तो बोलते हैं फोर्स के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेन होगा उसको कहते हैं लैटरल स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? लैटरल स्ट्रेन। और ये कितना होगा? डेल्टा डी अपान डी, माइनस भी कह सकते हैं क्योंकि कमी हो गई थी। तो दो चीज है, एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और दूसरा क्या? लैटरल स्ट्रेन। तो किसी मटेरियल के लिए अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए, इन दोनों का क्या निकाला जाए? रेशियो। किसका किसका? ऊपर कौन सा रेशियो? ऊपर क्या रहता है? लैटरल स्ट्रेन, और नीचे क्या रहता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इन्हीं दोनों का जो रेशियो होता है किसी मटेरियल के लिए वो कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? उस मटेरियल का पॉइसन्स रेशियो, ठीक। तो बताइए, पॉइसन्स रेशियो हम लोगों ने क्या सीखा? लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्मा। सिग्मा को कहते हैं पॉइसन्स रेशियो। आप मुझे बताओ जरा, तो जितना ज़्यादा इधर फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा इधर वृद्धि होगा, मतलब चेंज इन लेंथ डेल्टा एल ज़्यादा होगा, और उतना ही ज़्यादा इधर क्या होगा? कमी होगा। इट मीन्स लैटरल स्ट्रेन पैरेलल टू होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और वहीं से फॉर्मूला आता है सिग्मा इज इक्वल टू, ऊपर क्या रहता है? लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसीलिए ऐसे भी कहा जा सकता है कि विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ, किसका किसका रेशियो?
लैटरल स्ट्रेन ऊपर और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन नीचे, इन्हीं दोनों रेशियो को हम लोग कहते हैं, इन्हीं दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं उस मटेरियल का पॉइसंस रेशियो। और आप जान लीजिए कि पॉइसंस रेशियो की थ्योरेटिकल वैल्यू जो होती है इतनी होती है, थ्योरी के अनुसार 1/2 से कम और -1 से ज़्यादा, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू माइनस में नहीं होती, इसीलिए इतनी होती है। तो ये रेंज याद रखिए कि सिग्मा की वैल्यू थ्योरेटिकली -1 से ज़्यादा और 1/2 से कम होती है, और प्रैक्टिकली 0 से ज़्यादा और 1/2 से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ओके। अब आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाएगा, वो आप ध्यान से जान लीजिए, ठीक। और वो क्वेश्चंस है रिलेशन एमंग इलास्टिक कांस्टेंट। कौन सा क्वेश्चंस, रिलेशन, ये अक्सर पूछा जाएगा आपसे, रिलेशन एमंग इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, अब मेरे पास 4 इलास्टिक कांस्टेंट है। y मतलब यंग्स मॉडुलस, b से दिखाइए या k से दिखाइए, इसको कहते हैं बल्क मॉडुलस, और ईटा को कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और सिग्मा को कहते हैं पॉइसंस रेशियो। तो कितना इलास्टिक कांस्टेंट मैंने कहा, y फॉर यंग्स मॉडुलस, b फॉर बल्क मॉडुलस, ईटा फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और सिग्मा फॉर क्या, पॉइसंस रेशियो। तो इनमें क्या रिलेशन होता है वही आपसे पूछा जाता है, वो आप जरूर याद रखिएगा। 3b 1 - 2 सिग्मा, y इज इक्वल टू 3 ईटा, y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। इन्हीं दोनों को अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो सबके बीच में रिलेशन ऐसे आता है, 9/y इज इक्वल टू 1/b प्लस 3/ईटा। तो आप ध्यान से देखो तो y और b के बीच में क्या रिलेशन है, y इज इक्वल टू 3b 1 - 2 सिग्मा, और y और ईटा के बीच में क्या रिलेशन है, y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, और बाकी इन सब तीनों में आपस में क्या रिलेशन है, तो 9/y इज इक्वल टू 1/b प्लस 3/ईटा। अब इसका डेरिवेशन मैं आपके लिए ज़रूर कर सकता था, वो समस्या नहीं है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे डेरिवेशंस की बात हम लोग बाद में कर लेंगे, वो हो जाएगा, वो प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन जो पूछा जाता है आप उसको ज़रूर याद रखें। और अंत में एक फार्मूला कि अगर किसी वायर पे आप ये वेट लटकाते हैं तो वायर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी इकट्ठा होती है, उसका फार्मूला आपको याद रखना था, और वो फार्मूला है हाफ स्ट्रेस इनटू व्हाट, स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस्ड वायर में पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी इकट्ठा होता है, तो उसका आंसर है 1/2 स्ट्रेस इनटू कितना, स्ट्रेन। तो ये रिलेशन अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये दूसरा रिलेशन और ये तीसरा रिलेशन। वैसे इन्हीं दोनों को अगर आप इक्वल कर दें, जैसे y इज इक्वल टू इतना और y इज इक्वल टू इतना, इन दोनों को इक्वल करके आप सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे ईटा b के पदों में, तो उसका आंसर इतना आता है 3b - 2 ईटा अपॉन 2 ईटा प्लस 3b। वैसे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, आप इसको ध्यान रखें और इसको ध्यान रखें, तो इन दोनों से ये आप डिराइव कर सकते हैं। चूँकि ये रिलेशन अक्सर पूछा जाता है, इसलिए ज़रूर ध्यान रखें। y इज इक्वल टू 3b 1 - 2 सिग्मा, y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, 9/y प्लस 1/b प्लस 3/ईटा। सो दैट्स ऑल about elasticity, right, and relation between elastic constant, and also another things which is known as Poisson's ratio. Sigma is equal to lateral strain divided by longitudinal strain. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। थैंक यू।